नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से कक्षा 10 की एनसीईआरटी में भूगोल की पुस्तिका में आज हम पाठ 2 पर बात करेंगे। तो पाठ का नाम है वन्य जीव संसाधन यानी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की आज बात करेंगे। इस पाठ में छोटा सा चैप्टर है, कुछ छोटे ही क्वेश्चन हैं। ज्यादातर हमसे प्रजातियों पर प्रश्न जो है इस पाठ से पूछा जाता है, तो उन्हीं प्रश्नों पर कुछ बात करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत डाटा है और 2-4 जो आंदोलन हैं और इन सब पर एक क्रम में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। तो पाठ का नाम है वन व वन्य जीव संसाधन यानी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है, जो हमने पहली कक्षा में संसाधन जो पढ़े हैं, तो उसमें से प्राकृतिक संसाधनों के 2 संसाधनों पर इस बार चर्चा होगी। अब इस पाठ से ही कई बार प्रश्न बनता है कि हमने बात की कि 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। अगर आपको पाठ का नाम भी याद है तो वन और वन्य जीव 2 प्राकृतिक संसाधन है। तो वन व वन्य जीव संसाधन क्या है, क्या इनका महत्व है, क्या जरूरी है, इस पर बात करेंगे आज। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण डाटा पर या इनके परिचय पर। तो सबसे पहले हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं, यहाँ बहुत से छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, काई, लाइकेन, जबकि बड़े जीव जंतु भी हाथी, मैमथ, ये सब पाए जाते हैं। तो ये पूरा जो पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है ये विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता में वनों की विविधता और वन्य जीवों की विविधता, पौधे, झाड़ियां, पत्ते, छोटे लाइकेन, काई, बड़े वृक्ष, देवदार तक, ये सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। तो इस पृथ्वी पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता हम इसको 2 प्रकार से देखेंगे। तो एक तो है वन और वन्य जीव, और वन के साथ है वनस्पति जात यानी वनस्पति की जातियां जो है उन पर बात होगी। तो वन व वनस्पति जात, इस पर बात करेंगे। अब देखेंगे कि भारत जो है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत जो है विश्व के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में आता है। हमारे यहां जैव विविधता अधिक है। ध्यान रखें, जैव विविधता का अधिक होना जरूरी है। अगर जैव विविधता कम होगी तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो चक्र है वो चलना बंद हो जाएगा और इस चक्र का नियत रूप से चलना बहुत जरूरी है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के गमन में या उसकी गति में जैव विविधता जरूरी होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की गति में जैव विविधता क्या होती है, जरूरी होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं बात की कि भारत विश्व के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। हमें डाटा याद रखना है कि विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों का, विश्व की जितनी भी जैव उपजातियां हैं उनकी लगभग 16 लाख प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। यानी विश्व की कुल जैव विविधता का ये 8% है। विश्व की कुल जैव विविधता का ये कितने प्रतिशत है, 8% है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि भारत जो कि विश्व के समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में आता है। और जैव विविधता इसलिए जरूरी है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है वो सही रूप से चले, क्योंकि बीच में से एक भी प्रजाति लुप्त होती है तो इकोसिस्टम में जो है समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैव उप प्रजातियों का लगभग 16 लाख प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जो कि विश्व की कुल जैव विविधता का कितने प्रतिशत है, 8% है। आगे बात करते हैं कि समस्या जो आ रही है इनके ऊपर क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, उस प्रॉब्लम की बात करते हैं। यानी समस्याएं क्या आ रही हैं। अब समस्याएं क्या पैदा हो रही है कि भारत में लगभग 10% वन्य जातियों को लुप्त होने का खतरा है।
बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण से, मानवीय के अधिक अत्यधिक दोहन से ये प्रजातियां जो है वो लुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं। एक तो इस बात को, और इसी प्रकार 20% वन्य जीवों को भी 20% वन्य जीवों को भी लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। ये दो बातें ध्यान रखेंगे कि कुल इतना प्रतिशत पाया जाता है हमारे पास, और कितने प्रतिशत पर यह प्रॉब्लम चल रही है कि वो जो जातियों की संख्या है वो लुप्त होने वाली है। तो 10% तो वन्य जातियों पर और 20% वन्य जीव यानी स्तनधारियों पर भी लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है भारत में। जैसे आप बात करेंगे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली, अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि इन्हीं दो लुप्त की संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखिए, तो उसमें आप लिख सकते हो चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, उल्लू, इसके अलावा मधुका इनसिग्निस, ये प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं भारत में। तो ये ध्यान रखेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट बात, क्या कुछ है, कितना डाटा है, कितना पेश हो रहा है और क्या इनमें प्रॉब्लम चल रही है। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या चीजें हो रही है। ये सब भारत के डाटा के फेस पर था। अब हम बात करेंगे IUCN की। IUCN की विश्व प्रजातियां कितनी है? तो बहुत बार पेपर में IUCN की फुल फॉर्म पूछी गई है। नाम ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण आयोग या संघ। पहले तो पूरा नाम पूछा गया है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, जो कि एक रेड डाटा बुक जारी करता है प्रति वर्ष कि कौन सी प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं, कौन सी संकटग्रस्त है, कौन सी सुभेद है, कौन सी सामान्य है। तो कुल 6 प्रजातियों पर बात करता है IUCN और रेड डाटा बुक जारी करता है। तो पेपर में प्रश्न आएगा, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। पूरा नाम पूछा जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अब इसने दुनिया में कुल 6 प्रजातियां बताई हैं, इन 6 पर बात करेंगे। सबसे पहले है सामान्य जातियां, सबसे पहले है सामान्य जातियां, फिर है संकटग्रस्त जातियां, फिर है संकटग्रस्त जातियां, 6 की 6 ऐसे ही नोट करेंगे हम। फिर है सुभेद, सुभेद जातियां। तो पहली 3 कौन कौन सी हैं? सामान्य, संकटग्रस्त, सुभेद। फिर है दुर्लभ जातियां, फिर है दुर्लभ जातियां, फिर है लुप्त जातियां और फिर है स्थानिक जातियां। कुल ये 6 जातियां बताता है कौन? IUCN। पहला है सामान्य, दूसरी है संकटग्रस्त, तीसरी है सुभेद,
चौथी है दुर्लभ, पांचवी है लुप्त और छठी है स्थानिक। तो पहले इन 6 जातियों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वे जातियां जो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जो जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, यानी जिनकी संख्या अधिक है। अब इसमें आप बात करेंगे तो आपको पशु, साल, साल के वृक्ष, सभी पशु, चीड़ देख लेंगे आप, पशु, साल, चीड़ और रोडेंटस, इसको बोलते हैं कृतंक। कृतंक तो सभी पशु, सभी साल, सभी चीज जो सामान्य है, जो पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जा रही हैं और इनके लुप्त होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी खतरा नहीं है, तो वे सभी सामान्य जातियां जो कि बड़े स्तर पर पाई जाती हैं सामान्य जातियों में आती हैं। पहली जाति ये है। दूसरी है संकटग्रस्त जातियां, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। ध्यान रखेंगे, बहुत बार यहां से प्रश्न आता है, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। हमसे पेपर में उदाहरण पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखिए, तो वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है कौन सी है? संकटग्रस्त। और इनकी ऐसी लुप्त होने की नौबत इसलिए आई क्योंकि विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं, और विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं, और ये अगर जारी रही, ये विषम परिस्थितियां जारी रही तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएंगी? लुप्त हो जाएंगी, इनका जीवित रहना कठिन होगा। जैसे काला हिरण, जैसे काला हिरण, जैसे शेर पूंछ वाला बंदर, जैसे शेर, जैसे शेर पूंछ वाला बंदर, काला हिरण, शेर पूंछ वाला बंदर, जैसे जंगली गधा, गेंडा, मणिपुरी हिरण, मणिपुरी हिरण, इसको बोलते हैं सगाई। ध्यान रखेंगे, इसको सगाई कहते हैं, मणिपुरी हिरण को बोलते हैं सगाई। ये जातियां लुप्त होने वाली है। तो पहली जातियां सामान्य, जिनकी संख्या अत्यधिक है और जिनके लुप्त होने का खतरा नहीं है। दूसरी वे जिनके लुप्त होने का खतरा है। और क्यों पैदा हुआ? क्योंकि विषम परिस्थितियां पैदा हुई हैं और ये जारी रही तो इनका जीवित रहना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। काला हिरण, शेर पूंछ वाला बंदर, जंगली गधा, गेंडा, मणिपुरी हिरण, ये सब जातियां ऐसी ही हैं। फिर है सुभेद जातियां, हैं तो सामान्य स्थिति में परंतु इनकी संख्या घट रही है, और अगर इन्हें समय के अनुसार नहीं संभाला गया तो ये कौन सी जातियों में आ जाएगी? संकटग्रस्त जातियों में आ जाएगी। ठीक है, जैसे नीली भेड़, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, नीली भेड़, जैसे एशियाई हाथी, ये सभी इस प्रकार की जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, और अगर हमने इन्हें समय के अनुसार नहीं संभाला तो ये कौन सी जातियों में आ जाएगी? संकटग्रस्त जातियों में आ जाएगी। ये तीसरी प्रकार की जाति है। क्रम से ही ध्यान रखना है, क्रम से ही याद रखना है सब कुछ। दुर्लभ जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम है, इनकी तो घट रही है, इनकी वैसे ही बहुत कम है, और वही बात विषम परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है, और इनको भी अगर नहीं संभाला गया तो ये किस में आ जाएंगी? संकटग्रस्त जातियों में आ जाएगी। दुर्लभ मतलब रेयर मिलती हैं, वैसे इनकी संख्या दुर्लभ है, अगर हमने इन्हें फिर भी नहीं संभाला तो ये किस में आ जाएगी? संकटग्रस्त में। इनकी संख्या अधिक है परंतु संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये दुर्लभ में भी जा सकती हैं और संकटग्रस्त में भी जा सकती हैं। इस पर ध्यान रखेंगे। स्थानिक जातियां जो किसी स्थान विशेष की जातियां होती हैं, ध्यान रखेंगे, किसी स्थानिक जातियां
जो किसी स्थान विशेष की जातियां होती हैं उसे स्थानिक जातियां बोलते हैं। आप बहुत से स्थानों पर देखेंगे उनकी स्थान विशेष की जातियां हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर। इसके अलावा अंडमानी गधा भी है, सूअर भी है, अंडमानी सूअर, अंडमानी सूअर भी है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखेंगे। अरुणाचल का मिथुन, अरुणाचल के मिथुन जो है वो भी स्थानिक जातियों में है, तो किसी स्थान विशेष की जातियां स्थानिक जातियां कहलाती हैं। फिर है लुप्त जातियां, जो बिल्कुल इस दुनिया से क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। इनका कोई भी प्राणी या इनकी एक भी संख्या इस दुनिया में नहीं है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख जो है इस दुनिया से लुप्त हो चुकी है, अभी वो अब देखने को नहीं मिलती। तो कुल 6 जातियां सामान्य, मतलब सामान्य मानी जाती है। पशु, साल, चीड़, ये सब चीजें जो बड़ी संख्या में है। संकटग्रस्त, जिनके लुप्त होने का खतरा है। सुभेद, संख्या अधिक है परंतु घट रही है। दुर्लभ, जो कि बहुत ही रेयर है। लुप्त, जो दुनिया से पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं। और स्थानिक जातियां, जो किसी स्थान विशेष की जातियां हैं। चलिए अब ध्यान रखेंगे, एशियाई चीता को 1952 में कुछ प्रमुख बातें हैं, ध्यान रखेंगे। हम इसके मेन पॉइंट पर बात करेंगे अब चैप्टर के। एशियाई चीते को 1952 में इसे लुप्त घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, एशियाई चीते को कब लुप्त घोषित किया गया? सन 1952 में लुप्त घोषित किया गया। अच्छा पॉइंट हमारे लिए, इसकी स्पीड काफी थी। ये 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता था और वर्तमान में ये लुप्त हो गया। भारत सरकार ने इसे 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया। अच्छा, ये प्रजातियां लुप्त क्यों हुई? क्योंकि बहुत सी कई बार बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई, जंगलों को साफ किया गया, तो वन्य जीवों के आवासों पर खतरा पैदा होने लगा। यानी वन्य जीव के जो घर हैं वो अब वहां नहीं रहे। इस कारण बहुत सी प्रजातियां जो है वो लुप्त होती गई। भारत सरकार ने बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्टों में काफी बड़े बड़े हेक्टेयर क्षेत्र को साफ किया, जिससे कि वन्य जीव प्राणियों के आवासों पर खतरा आया भाई। ठीक है, अब एक और बात देखेंगे। अब हमसे क्वेश्चन आएगा, पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व किस लिए खतरे में है? डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है। डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व। ध्यान रखेंगे इस बात को। हिमालयन यव ये चीड़ के वृक्ष की एक प्रजाति है। चीड़ का एक वृक्ष है, चीड़ के वृक्ष की एक प्रजाति है। इसके भी लुप्त होने का खतरा जो है वो पैदा हो रहा है। लुप्त होने का खतरा पैदा हो रहा है। ये एक औषधीय पौधा है, दवाई बनती है इससे। ये एक औषधि पौधा है भाई। और इससे क्या निकलता है? इससे एक पदार्थ निकलता है, उसे बोलते हैं टक्सोल नामक रसायन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, टक्सोल नामक रसायन किससे निकलता है? हिमालयन यव या चीड़ के वृक्ष से निकलता है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे हम। अब कुछ और बात करते हैं। भारत में वन्य जीव अधिनियम
पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। सन याद रखेंगे, कब लागू किया गया? 1972 में, 1972 में लागू किया गया भारत में वन्य जीव अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न, भारत में बाघ परियोजना कब लागू हुई? तो भारत में बाघ परियोजना सन 1973 में लागू हुई भी। ध्यान रखेंगे, भारत में बाघ परियोजना सन 1973 में लागू हुई। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? 1973 में हुई है। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत में वन को कितने भागों में बांटा गया है? और भारत में वन जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है आरक्षित, दूसरा है रक्षित, और तीसरा है अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है। तो 3 फॉरेस्ट भारत में बांटे गए हैं। पहला कौन सा है? आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। ध्यान रखेंगे तीनों पर क्या क्या चीजें बात करते हैं। वे वन जो वन्य प्राणियों के लिए सर्वाधिक मूल्यवान है, सर्वाधिक मूल्यवान है, उन्हें आरक्षित वन घोषित करते हैं। ठीक है, और इस पर कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कटाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और देश के लगभग 50%, 55% ही मान के चले, ये वन इसी प्रकार के हैं। दूसरा है रक्षित वन। हम बात करते हैं कि 33% भाग पर वन होने जरूरी है। ये वो वाली बात है कि वन विभाग के अनुसार इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है अभी, यानी इन पर भी कटाई पर प्रतिबंध है, इन पर भी कटाई पर क्या है? प्रतिबंध है। तीसरा, कोई भी समुदाय की भूमि जो बंजर पड़ी है, आपने सड़कों के किनारे लगे हुए वृक्ष देखे हैं जिनका कोई भी कटाई कर सकता है, बंजर भूमि है, जो रेतीले टिब्बों पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, या जो आमतौर पर आपको किसी गांव के बाहर छोटे मोटे झाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, तो अवर्गीकृत वन जो लगभग 6% के आसपास है, यानी बंजर भूमि वाले, सड़कों के किनारे। आपने देखा होगा भारत के अधिकतर गांवों में लोग कई बार सड़कों के किनारे से लकड़ी काटते हैं, उसका ईंधन में उपयोग करते हैं। ये सब प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो अनक्लासिफाइड या अवर्गीकृत वन होते हैं। तो वन जो है वो कुल 3 प्रकार के हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन जो वन्य प्राणियों के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है और देश के लगभग आधे से अधिक भाग पर यही वन है। रक्षित की 33% भाग पर वन होने जरूरी है, ये भी सुरक्षा इनकी की जाती है। और अवर्गीकृत जो अनक्लासिफाइड है, बंजर भूमि पर पड़े हैं, सामुदायिक भवनों के आसपास, कोई झाड़ियों वगैरह के, सड़कों के किनारे, पटरियों के किनारे, वो सब अवर्गीकृत प्रकार के वन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में कुछ आंदोलन चले हैं, तो उन आंदोलनों पर बात करेंगे। अच्छा, एक बात, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है भी।
भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। वनों के अंतर्गत आता है सर्वाधिक, ध्यान रखेंगे। और पंजाब, हरियाणा, इनमें वन क्षेत्रफल बहुत कम है। ध्यान रखिए, फसलें वन क्षेत्रफल में नहीं आती हैं। इसके अलावा आप गुजरात को देखेंगे, वहां गुजरात और राजस्थान में अवर्गीकृत प्रकार के वन ज्यादा है। अवर्गीकृत प्रकार के वन क्या हैं? ज्यादा है गुजरात और राजस्थान के अंदर। आप पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो वहां भी ऐसा ही है। अब हम कुछ आंदोलनों पर बात करेंगे, पीछे के साथ ही लिखेंगे, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट बिंदुओं से हमें काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में? अलवर जिले में 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया गया है। भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया गया है और इस एरिया में शिकार वर्जित है और बाहरी लोगों का आना भी क्या है? प्रतिबंधित है। तो पहला प्रयास याद रखेंगे कि पेपर में प्रश्न आएगा भैरवदेव डाकव सेंचुरी कहां है? तो राजस्थान के अलवर जिले में है भैरवदेव डाकव सेंचुरी। दूसरा, हिमालय में वनों की कटाई के लिए, हिमालय में वनों की कटाई के लिए कौन सा आंदोलन चला? चिपको आंदोलन चला भी। वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चला भी। इसी प्रकार टिहरी उत्तराखंड में है, यहां बीज बचाओ आंदोलन, यहां बीज बचाओ आंदोलन चला भी। उन्नीस सौ 88 में उड़ीसा सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव जारी किया भी। पेड़ों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव जो है वो जारी किया भी। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। ये कुछ पाठ 2 से हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु थे। एशियाई चीता 1952 में लुप्त घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण समस्या में है। हिमालयन यऊ के लुप्त होने का खतरा है, जो कि चीड़ का एक औषधीय पौधा है जहां से टक्सोल निकलता है। भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई। राजस्थान के अलवर जिले में भैरवदेव डाकव सेंचुरी है। हिमालय में वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन, टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन और उड़ीसा में 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव जारी किया गया। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कुल 6 प्रजातियों पर बात करता है। सामान्य, संकटग्रस्त, दुर्लभ, लुप्त, सुभेद, स्थानिक। इनकी क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं? लुप्त में जातियां 2 हैं, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख इस दुनिया से लुप्त हो चुकी है। हमने जैव विविधता पे बात की। भारत में विश्व की कुल जैव विविधता का 8% पाया जाता है। लगभग 16 लाख प्रजातियां हैं। इनमें से 10% वन्य जीवों पर और 20% जो है आप बात करेंगे वन्य स्तनधारी वन्य जीवों पर और 10% वनों पर जो है लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है भारत में। ये 10वीं की NCERT की क्लास का भूगोल का दूसरा पार्ट था। क्या इंपॉर्टेंट है? नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।